तो आपका टेस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं? प्रकृति बतानी है। क्या प्रकृति बतानी है? प्रकृति मैंने बताया आपको, चैप्टर आपको बता दो, चैप्टर 3 में ही है ना। हाँ, दो चरों वाले लेके समीकरण यही चैप्टर चल रहा है। तो 3/9 माइनस 9/-27 और 12/36। पहले ये चेक करो कितना आ रहा है। 1/3 आएगा, ये 3 बार कटेगा, 3 से 9 माइनस से माइनस 9 से 27 भी 3 बार कटेगा, ये तो बराबर आए। इधर 12×3 = 36, ये भी 3 बार कटा, ये भी बराबर है। तो प्रकृति कैसी है यहाँ पर? ये लाइन कैसी है? ये लाइन है संपाती, संपाती हैं। और हलों की बात करें तो कितने हल होंगे? संपाती अनंत हल होंगे इसके। बस इतना सा क्वेश्चन था, समझ आ गया? ये 3 कंडीशन होती है ना, ये सारे बराबर आ गए तो संपाती। अगर क्या होता, अगर मैं एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, हो सकता है इसी की जैसा दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। 2x + 3y + 8 = 0 और 6x + 9y 12y + 20 = 0। ध्यान से देखना इधर, ये 2/6 करेंगे हम और 3/12 करेंगे और 8/20 करेंगे। ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, ये बराबर नहीं आए। बराबर नहीं आए तो ये इनकी प्रकृति कैसी है? ये प्रतिच्छेदी लाइन है। जब ये पहला वाला ही बराबर ना आए तो लाइन कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। और एक हल होता है, एकांक हल या एक हल, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि अगर दे रखा हो, जैसे इसी में मैं एडिट कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर y और होगा, अगर यहाँ पर दे रखा होता ये 9y, तो देखो क्या होता? 2/6, 3/9 और 8/20। तो ये 3 बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये 4 से 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कैसी है? समांतर। ये तो बराबर आए बट ये बराबर ना आए तो समांतर, और कोई हल नहीं होता है इसमें। तीनों बराबर आ जाए तो संपाती अनंत हल। समझ गए? ये क्वेश्चन था बट आपको मैंने तीनों बता दिए। कॉमा अलग अलग है, ये 4 क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4। शांत शांत बताना है। शांत शांत बताने का तरीका क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आपको अपनी प्यास शांत करनी है, आपको अपनी प्यास शांत करनी है। तो 2 चीज़ है आपके पास इस दुनिया में, केवल 2 ही चीज़ है पीने के लिए, बाकी चीज़ तो सब बेकार है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। एक तो पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, एक दूध आपकी प्यास बुझा सकता है, ठीक है। 2 ही चीज़ है, पानी और दूध, ठीक है। तो 2 और 5, 2 मतलब दूध, 5 मतलब पानी, और बाकी सब जहर, ठीक है। बाकी सब 3 7 3 हो गया, 7 हो गया, बाकी 9 तो आएगा नहीं। 9 का मतलब 3 ही आ जाएगा, देखेंगे अभी क्या मतलब है। इनके अलावा कोई और आएगा तो आपकी प्यास नहीं है, जहर है, वो प्यास बुझेगी तो छोड़ो, आप ही निपट लोगे। ऐसे करना क्या है? शांत अशांत पता करने के लिए हर के गुणनखंड करने होते हैं। यहाँ हर के गुणनखंड हो पाएंगे? 19 के गुणनखंड हो सकते हैं? नहीं, 19 है यहाँ पर। क्या 2 और 5 में से कोई एक है? नहीं है। तो ये कैसा है? अशांत है। सही बात है ये। अब इधर आ जाओ, इधर समझते हैं। 200 पहले कट रहा है, ये कट नहीं रहा। 200 के गुणनखंड कर लो। 200 के, ये 2 से कितने बार जाएगा? 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो 200 के गुणनखंड क्या है भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। दूध है और पानी है, क्या आपकी प्यास शांत हो जाएगी? हो जाएगी, तो ये शांत है। समझ गए? अब इधर आ जाओ। 50 के, अच्छा पहले कट रहा है, 0 से 0 कट गया, काट लो, 5 ही बचा फिर तो 5 तो ठीक है। 5 मतलब पानी, पानी पियोगे तो शांत हो ही जाओगे आप। यहाँ पर 2 है, 2 मतलब दूध, दूध पियोगे तो भी प्यास शांत हो जाएगी, ये भी शांत है। समझे नहीं समझे? आसान है। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से पूछ लूँ, आप बताओ।
इसको बताओ। शांत है? क्यों शांत है? 120 के गुणनखंड करोगे आप, 2 से जाएगा 60 बार, फिर 2 से ये 3 बार, ये 0 बार, फिर 2 से ये 1 बार, फिर 5 बार 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो हर के गुणनखंड क्या है भाई? 2 गुणा 2, दूध मिल गया, फिर दूध मिल गया, फिर 3, फिर ये पानी मिल गया, लेकिन बीच में जहर भी है। जहर डाल दोगे दूध पानी में तो शांत नहीं, फिर वो शांति हो जाओगे। तो कैसा है? अशांत है। समझ गए? क्लियर है आपको ये? ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, परमेय अपरमेय बताना है। मैंने आपको बताया था परमेय अपरमेय डेफिनेशन तो छोड़ो, मैंने पहचान बताई थी। क्या पहचान बताई थी? कि या तो अंडर रूट दिखे या फिर डॉट 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 दिखे और इन्हें हटा भी ना सकें, और इन्हें हटाया भी ना जा सके। तब क्या होती है संख्या? कैसी होती है? अपरमेय होती है। ठीक है, तो ये रूट 81 है। रूट 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 81 को मैं 9 लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट हट गया, तो परमेय है ये। ठीक है, रूट 84 को कुछ लिखा जा सकता है, लिख तो सकते हैं थोड़ा बहुत काट पीट के, लेकिन पूरा रूट हटेगा नहीं, क्योंकि रूट 84 किसी का वर्ग नहीं होता। सॉरी 84 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए इसका रूट हटेगा नहीं। तो ये क्या है? अपरमेय है। रूट 123 किसी का वर्ग होता है क्या? 123 नहीं होता, तो क्या है ये? अपरमेय है। रूट 121 किसी का वर्ग होता है क्या? बिल्कुल होता है, 11 का होता है, तो ये परमेय है। समझ गए आप? 1-2 एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। आपको बताना है 6.81 डॉट 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 परमेय अपरमेय। क्या परमेय अपरमेय? इतना बताओ, ये परमेय है। अच्छा एक और बताओ पहले, 0.876757 डॉट 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 डॉट, ये परमेय अपरमेय? ये अपरमेय है, ऊपर वाला परमेय है। इसमें देखो 876 किसी को बार नहीं लगा सकते आप, तो ये क्या है? अपरमेय है। इस पर तो आप ऐसे लिख दोगे ना 6.81 आ रहा है बार बार, तो 81 में बार डॉट 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 हट गया कि नहीं हट गया? हट गया, तो मतलब ये परमेय है। यहाँ नहीं हटा पाए आप, नहीं हटा पाए तो ये अपरमेय है। समझ गए? कर लोगे सारे क्वेश्चन? ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है, और वो भी कौन सी विधि से? विलोपन विधि से करना है। कैसे कर देंगे? कल समझाए मैंने सारे। कैसे करोगे बताओ जल्दी? पहले सिम करूँगा, x को y को कर लो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इधर 3 है, तो 3 यहाँ है, तो 3 की गुणा इसमें होगी। यहाँ 2 है तो 2 की गुणा इधर इसमें होगी, 6 बन जाएंगे दोनों। 3 की गुणा करूँगा इसमें 9x, 3 की गुणा इसमें करूँगा 6y, 3 की इसमें गुणा करूँगा 33, 2 की गुणा इसमें करूँगा 8x, 2 की इसमें करूँगा -6y, और फिर 14। अब मुझे बता दो नमन ओझा, अब ये जोड़ेंगे या घटेंगे? जोड़ने पर या घटाने पर? देखो बहुत ध्यान से समझो, हमें यही तो काटने हैं। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, ये पहले से ही दुश्मन है, हमें इनकी लड़ाई करवानी नहीं है, अपने आप लड़ेंगे ये। ठीक है, अपने आप लड़ेंगे, मतलब जोड़ दो इनको पास पास ले आओ, अपने आप लड़ फिर मरेंगे ये। अगर दोनों प्लस के होते ये, अब ये दोनों दोस्त हैं, अब इनकी लड़ाई करवानी पड़ेगी आपको। काटना है मतलब 0 लाना है, तो लड़ाई करवानी पड़ेगी। लड़ाई करवाना मतलब घटाना पड़ेगा, लड़ाई करवाना मतलब घटाना, और जोड़ना मतलब पास पास लाना बस। तो ये पहले से ही दुश्मन है, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपको क्या करना है? जोड़ना है केवल। हाँ, जोड़ने पर थोड़े ना होते, जोड़ने हाँ माइनस करने पर होते हैं, जोड़ने पर तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये कट जाएगा। अब क्या होगा? 9x 8x दोनों प्लस के हैं, 17x इक्वल टू, तो x की तो बड़ी अजीब सी वैल्यू यहाँ पूरी आई नहीं रही। x बराबर आएगा 47/17, कटेगा नहीं है,
एक्स का मान आ गया 47/17, वाई का मान निकाल लेंगे ऐसे ही। एक्स का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख लो, 1 में ही रख लो, 1 में रखने पर तो क्या आएगा 3 गुणा 47/17 प्लस 2y बराबर 11। ध्यान से देखना इधर, 43 किस में गुणा करेंगे 147/17, कटेगा ये भी नहीं, 2y बराबर 11, ये उधर चला जाएगा, 2y को यहीं रहने दो, 11 पहले से ही प्लस का है, ये चीज़ उधर चली जाएगी, माइनस के 147/17। क्या करेंगे फिर एलसीएम ले लेंगे इधर, 17 क्या आएगा 11 गुणा 17 माइनस 147। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो कैलकुलेशन बहुत टफ आ रही है, तो कुछ गड़बड़ होगी इस क्वेश्चन में, कहीं डेटा आप गलत लिख के लेके आए हो, गलत लिखा है, पक्का गलत लिखा होगा, तो इतने आंसर सीधे सीधे आते हैं, इतनी कैलकुलेशन बेकार नहीं आती है। मैं बताऊं यहाँ पर ये प्लस ही होगा, ये भी शायद 3y प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो देखो मैं बता देना, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 की 70 में गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 8 1 और 147/17, 2y बराबर कितना आ जाएगा 0 4 40/17, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, तो y का मान आ गया 20/17। ये दो मान है x और y के, लेकिन ये मुझे लग रही है यहाँ पर आपके क्वेश्चन में गड़बड़। आप चाहो तो इसको नोट करोगे, इसको कर लो फटाफट। आपने यहाँ माइनस गलती से लिख लिया होगा, प्लस होना चाहिए था, यहाँ पर प्लस होता तो सीधी सीधी कैलकुलेशन होती। करके दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ प्लस होता तो करना तो यही पड़ता है। यहाँ 3 है तो 3 की गुणा करते हैं, 2 है तो 2 की गुणा करते हैं, लेकिन गुणा करने के बाद क्या होता, 3 की गुणा करते तो 9x, 3 की इसमें करते तो 6y, और 3 का इसमें करते तो 33, 2 का इसमें करते तो 8x, इसमें करते तो 6y, और यहाँ कर देते तो 14। फिर क्या कर देते हम इसको, अब देखो, अब ध्यान से देखो नमन, दोनों प्लस के हैं, ये दोस्त हैं, लड़वाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा घटाने पर, घटाने पर। ये भी माइनस का होगा घटाने पर, ये भी माइनस का होगा, ये भी, सारे माइनस के हो जाते हैं घटाने पर, मतलब साइन बदल जाते हैं, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का होता है नीचे वाले। अब ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, 9x और ये 8x माइनस का, 1x बचेगा केवल। 33 में से 14 गए तो कितना बचेगा 19, ठीक है। x का मान आ गया यहाँ पर 19, x का मान आ गया तो y का भी निकाल लेंगे हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी के में भी रख सकते हो, 3 गुणा 19 प्लस 2y बराबर 11। 19 दिया कितने होंगे 57, 2y बराबर 11, 57 उधर चला जाएगा, 11 माइनस 57, 11 में 57 जा रहा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है, माइनस का आएगा, होगा तो माइनस ही, ये 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा 46, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 46/2, तो y का मान कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो माइनस का 23, x का मान आया 19, y का मान माइनस के 23। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ऐसा होगा, यहाँ पर आपने गलत लिख लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या, इसका विभक्तकर निकालना है, विभक्तर को d से डिनोट करते हैं। होता क्या है, जैसे अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर, चलो मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अगर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 6 बराबर 0, तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है ना वो a होता है, जो x का होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट वाला होता है वो c होता है। तो जो विभक्तकर d होता है उसका फॉर्म होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब माइनस के 6। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 3 12, 12 चिंग 72, और ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 86 आ गए विभक्तकर। ऐसे ही इसमें निकाल लेंगे विभक्तकर। कैसे निकलेगा, a कितना है यहाँ पर 7,
बी कितना है -11, सी कितना है 37। तो विविक्त कर डी कितना होगा, फॉर्मूला होता है इसका b² - 4ac। b² मतलब -11 का स्क्वायर, 4 तो 4 है, a कितना है 7, c कितना है 37। 11 का स्क्वायर देखो माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर तो प्लस ही आता है, तो 121 आएगा। इसकी इसमें गुणा करनी है, 7 चौक 28, 28 की 37 में कर दो, 7 की 4 की इसमें कर दो 120, 7 चौक 28 148, 148 की फिर 7 में कर दो, कितना आएगा 56 की 6, 5 28 और 33 का 3 3 और 10 1036। तो कितना होगा ये, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा 9, माइनस के 915। ये आंसर आ गया। हाँ हाँ ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लो इसको विविक्त कर का, d बराबर b² - 4ac। ये तो पता है सर, a b c होगा। ये फॉर्मूला है। दो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 43, गुणनफल दे रखा है 169। दोनों संख्याएं बतानी कौन कौन सी होंगी, बता सकते हो आप? मैं ऐसे ही बता सकता हूँ उसको बिना सॉल्व किए। पूछो कैसे? अरे नहीं, दो संख्या ऐसी चुननी है, मैं तुक्का मार के लगा सकता हूँ। जोड़ने पे 43 आए, गुणा करने पे 169 आ जाए। 40 और 3 जोड़ के देख लो, 40 और 3 43 होगा, गुणा करके कितना आएगा 120। थोड़ा कम रह गया, थोड़ा और पीछे जाओ, 39 का कर दो 4 में, ये भी नहीं आएगा वैसे तो, और 38 का कर दो 5 में, ये भी नहीं आएगा। 37 का कर दो 6 में, जोड़ के 43 आना चाहिए ना। 7 6 42 होते हैं, लेकिन 9 है यहाँ पर। 36 का कर दो किसमें 7 में, तो भी नहीं आएगा। 35 का कर दो किसमें 8 में, 8 में तब भी नहीं आएगा, 8 45 होते हैं। 34 का कर, 34 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 33 का कर दो कितने में, 33 का कर दो 10 में, तो 330 ज़्यादा हो गया। इसका सवाल सही नहीं लग रहा मुझे आपका। तो 38 5 43 होते हैं, लेकिन 38 39 100 के कितने होंगे 160, 160 से 4 कम 156 होगा ये, 156। 38 पंजे, 38 पंजे हो जाएगा ये आपका 190, 190 हुआ ना। ये आ ही नहीं रहा, आपने क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत ले लिया है। ये देखो आपने कोई डेटा तो गलत लिया है, क्योंकि ये हो नहीं रहा। और जब इसको द्विघात समीकरण, अभी तो वैसे द्विघात समीकरण मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। द्विघात समीकरण, अच्छा आपका जो क्वेश्चन देगा वो वाला पूछ रहे हो, वो वाला बता देता हूँ मैं। द्विघात समीकरण सॉल्व करना बता दूंगा, वैसे तो हम कर चुके हैं, बहुपद में किया था ना हमने। 27 और 182 इसको करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। माना संख्याएं, ध्यान से देखो इधर, माना संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है। क्या दे रखा है इसने, प्रश्नानुसार दे रखा है इसने x प्लस वाई। देख लो पहले, नोट मत करो। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 27, और x गुणा y बराबर कितना दे रखा है इसने 182। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 1 से x का मान, प्रतिस्थापन विधि लगती है यहाँ। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो आप, या y का निकाल लो। x को मैं यही रहने देता हूँ, y को उधर ले जाऊँ, माइनस y को उधर ले गया तो माइनस y। ये समीकरण 1 से x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या होगा, x की जगह रख दो 27 माइनस y, और ये y तो है ही है, और ये 182। y के अंदर गुणा कर दो 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और 27y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 182 तो उधर प्लस का है ही है।
182 प्लस का है ना, y उधर जाके प्लस का हो गया, 27 उधर जाके जीरो वैसे तो इधर लगेगा क्योंकि सारे हम उधर लेके बट इधर ही लगा दो, समझ रहे हो आप, सबको मैं उधर ले गया हूँ, मैं जीरो उधर वैसे चलो इधर ही लगा लो, तो सबको उधर ले जाऊँगा, इधर जीरो बचेगा। अभी जीरो को इधर ना लगा के मैं उधर ही लगा ले रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। अब मुझे क्या करना है, 27 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों को तोड़ के 182 आ जाए गुणा करके। तो क्या क्या होंगे संख्याएं? 20 और 7 कितना होगा? 140। 140 20 और 7 की गुणा करेंगे तो इससे नहीं होगा। 15 की अगर मैं गुणा कर दूं 12 में कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 15 180 आएगा। ये 182 13 और 14 की कर दीजिए। 13 और 14 की कर दो, ये कह रहे हैं भाई, ये आ जाएगा। 13 और 14 की गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। तब वो क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 बराबर 2। अब देखो वैसे तो इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टराइज मैंने आपको सिखाया होगा, आपको आता है या नहीं आता है दोनों ही कंडीशन में। यहाँ से y के डायरेक्ट मैंने निकालना बताया होगा, एक y का मान आ गया 13, एक आ गया 14, y के दो मान आ गए 13 और 14, ठीक है। हाँ अभी लिख देना, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना तो ज़्यादा नहीं समझा रहा मैं, ये वाला चैप्टर रह रहा है। अच्छा y का मान देखो, दोनों का योग कितना है 27, अगर y 13 होगा तो x 14 होगा, अगर x 14 y 14 होगा तो x 13 होगा। मतलब कुल मिला के संख्याएँ यही आ गई हमारी, जो दोनों संख्याएँ हैं, संख्याएँ जो दोनों आई हैं वो 13 और 14 हो गई। इनको जोड़ने पे 27 आएगा, गुणा करने पे 182 आएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? समझ पा रहे हो? ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वाला चैप्टर पढ़ाना है ना मुझे अभी। हमें एक वो वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए 2-3 कंसेप्ट समझने पड़ेंगे आपको पहले, उनके बिना ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ पाता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर क्या सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये बताओगे मुझे आप? अभाज्य संख्या समझते हो आप? अभाज्य संख्या समझते हो क्या होती हैं? 2 3 4 नहीं 5 6 भी नहीं 7 9 9 होगी? 9 नहीं 11, 9 तो 3 से भाग हो जाती है। तो ऐसी संख्या जो किसी से भाग ना हो उनको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। सहअभाज्य नहीं है ये, कैसी है? अभाज्य। अब सहअभाज्य क्या है? कौन कह रहा है 2 4? दिमाग खराब है तुम्हारा। तो सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब? सह मतलब समझते हो? सहपाठी। सहपाठी कौन होता है? साथ पढ़ने वाला। और कहाँ से यूज होता है? और कहाँ से यूज होता है? सह मतलब दो जो होंगे, कुल मिला के ये समझ लो आप, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ खास बात होगी आपस में। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या दो संख्या कैसी होंगी? जैसे कि मैंने एक ले ली संख्या 8 और एक ले ली 15, ये आपस में कैसी है? सहअभाज्य हैं। कैसे? क्या 8 अभाज्य है? 8 अभाज्य है या नहीं? नहीं है। 15 अभाज्य है? नहीं है। 15 अभाज्य क्यों नहीं? 3 से भाग हो जाती है, 5 से भाग हो जाती है। अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना हो, तो ये दोनों अभाज्य नहीं है लेकिन सहअभाज्य हैं। पूछो क्यों? 8 किस किस से भाग हो जाता है? 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से तो खुद हो ही जाएगा, लेकिन वो वाला नहीं लिख रहे हम। 2 से और 4 से। 3 और 5। ये किससे? 3 से और 5 से। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हों। ये 2 और 4 से हो रहा है, ये 3 और 5 से हो रहा है। समझ रहे हो? ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो इसलिए सहअभाज्य हैं। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी दोनों एक साथ डिवाइड हो जाएं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए क्या है? सहअभाज्य हैं। क्लियर है ये बात आपको? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। अच्छा कोई भिन्न लिखी है, ऐसे लिखी है 21/15, 21/28 लिखी है। क्या लिखने का सही तरीका है भिन्न को? नहीं, ये तरीका सही नहीं है। ये 7 से कट जाएगा, 7 से 3 बार, ये 4 बार। अब ठीक है,
समझ पा रहे हो आप? मतलब भिन्न लिखी कैसे होती है? सहवाज्य में लिखी होती है। क्या 21 और 28 सहवाज्य थे? 21 और 28 सहवाज्य नहीं थे, क्योंकि दोनों साथ से कट रहे थे। जब मैंने काट दिया इसको 3 बार, इसको 4 बार, तो क्या 3 और 4 सहवाज्य हैं? 3 और 4 सहवाज्य हैं? हाँ हैं, 3 और 4 सहवाज्य हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, ध्यान से समझते रहना मेरी बात को। अब मुझे आप ये बताओ, 6 के गुणनखंड करके बता दो मुझे। 2 और 3, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 के गुणनखंड करके बता दो। 36 के गुणनखंड करो, 2 से जाएगा ये 18 बार, फिर 2 से ये 9 बार, फिर 3 से ये 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 6 था और 36 मतलब 6 का वर्ग। तो जो गुणनखंड 6 के थे वही 6 के स्क्वायर के हैं। जो गुणनखंड 6 के थे वही 6 के स्क्वायर मतलब 6 के वर्ग के हैं। 2 और 3 कुछ अलग नहीं आ गए, मतलब कि कोई संख्या और उसके वर्ग के गुणनखंड बिल्कुल सेम होते हैं। बस ये है कि ज़्यादा बार आ जाते हैं। 2 एक बार था तो 2 बार आ गया, 3 भी एक बार था तो 2 बार आ गया, लेकिन रहे तो वही। तो किसी वर्ग के और उसके गुणनखंड कैसे होते हैं? सेम होते हैं, वही होते हैं। बात मेरी पकड़ पाए आप? बोलो। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं? मैं ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया है 60। 60 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 60 तो फिर वही आ गया, चलो कोई बात नहीं, 60 आ गया, ये हो गया। 60 का वर्ग पता है क्या होगा? 3600। ठीक है, 3600 के गुणनखंड जब करोगे तो पता है कितने आएंगे? मैं बता दे रहा हूँ, अब करके देख लेना। ये आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो जो गुणनखंड 60 के थे वही 60 के वर्ग मतलब 3600 के हैं। मतलब 2 था, 3 था, 5 था, यहाँ भी 2 है, 3 है और 5 है। बस फर्क क्या है? 2 यहाँ 2 बार था तो यहाँ 4 बार हो गया, 1 बार था तो 2 बार हो गया, 1 बार था तो 2 बार हो गया। बात समझ गए मेरी आप? ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन होता है बहुत मुश्किल, लोगों को समझने में नानी याद आ जाती है। कौन याद आ जाता है? नानी। आपको नहीं आएगी नानी याद, ठीक है? वो आ भी जाए तो क्या दिक्कत है, फ़ोन पे बात कर लेना। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? उल्टा क्वेश्चन करते हैं, इसको उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम कैसे? जैसे कहते हैं, जैसे कोई कहता है, कोई तुम्हारा दोस्त है कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मान लो उसके पास है नहीं, झूठ बोल रहा है। क्या कहेगा? मेरे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये नहीं कहेगा, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। 100 रुपये तो हो सकते हैं। तो उसका दोस्त क्या कहेगा? चल मान लिया तेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मान लिया तेरे पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन ये काम करके देखा, कोई भी काम करवा के दिखवा लेगा फिर वो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है? √7 एक अपर में संख्या है, ठीक है। अब अपर में है एक्चुअली, लेकिन हम उल्टा करेंगे। उल्टा क्या करेंगे? उसको पता था कि उसको 1 लाख रुपए नहीं है, तो उसने मान लिया कि है 1 लाख रुपए हैं। ऐसे यहाँ पर हमें पता है कि ये पर में नहीं है, मान लेंगे ये पर में है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, जैसे वो दोस्त कह रहा था, इसको हम इसको देखते हैं। चल मान लिया कि तू पर में है, माना √7 एक पर में संख्या है, ठीक है। मान लिया, जब हमने मान लिया तो हम लिख सकते हैं तब √7 बराबर क्या लिखा जा सकता है? a/b लिख सकते हैं। परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। तो √7 को मैं a/b लिख सकता हूँ। a और b क्या है यहाँ पर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर 21/28 लिखा है तो वो सही नहीं लिखा है। आप क्या करो, इसको काट के क्या लिखो? 3/4 लिखो। अभाज्य पूर्णांक में लिखो, जहाँ पर a और
बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सही बात है, क्लियर है ना? ये हमने मान लिया सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसके बाद क्या करने वाले हैं, बी को मैं इधर ले आ रहा हूँ। अच्छा, सहभाज्य पूर्णांक मतलब ए और बी का कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ए और बी दोनों कट जाएं। सहभाज्य का मतलब है 3 और 4 हैं, तो क्या कोई ऐसी संख्या जिससे 3 और 4 दोनों कट जाएं? नहीं कट सकते। सहभाज्य का मतलब है कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जिससे कि वो दोनों कट जाएं। ठीक है, हम बी को इधर ले आ रहे हैं, तो √7 बी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ए रह गया। सही बात है, यहाँ तक लिखो मत, समझते रहो, घर पे जाके लिख लेना, देख लेना। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √7 क्या होगा, 7 रह जाएगा, ये b² हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। सही बात है, √7 7 हो जाएगा, b खाली था तो b² हो जाएगा, a खाली था तो a², रूट से स्क्वायर कट गया। यहाँ पर करके दिखाऊं मैं ये चीज़, √7 था, सबका वर्ग हो गया, इसका भी, ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 7b² बराबर a²। अच्छा, कोई संख्या ऐसे लिख रही है, मान लो कोई संख्या ऐसे है, जैसे हम अभी 6 लिखा था तो 2 गुणा 3 था 6 के गुणनखंड, तो मैं कह सकता हूँ 6 2 से भाग होती है, और मैं कह सकता हूँ 6 3 से भी भाग होती है। ये कह सकता हूँ कि ये 2 इस संख्या का एक गुणनखंड है और 3 भी इस संख्या का एक गुणनखंड है। a², अच्छा इसको इधर लिख ले रहा हूँ, a² बराबर 7b²। क्या कह सकता हूँ मैं, 7a² का एक गुणनखंड है। जैसे आप ये कह रहे हो 2 6 का गुणनखंड है, उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ 7a² का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि 7 गुणा कुछ लिख रहा है ना, गुणा में कुछ उससे में मतलब नहीं, 7 लिख रहा है ना, तो 7 गुणनखंड होगा किसका, a² का। तो मैं लिख दे रहा हूँ, तब यहाँ 7a² का एक गुणनखंड है। 7 क्या है, a² का एक गुणनखंड है। ठीक है, तब 7a का भी एक गुणनखंड होगा। ये बात मैंने आपको भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बता दी थी। क्या बता दी थी, क्या बताया था? मैंने बताया था अगर स्क्वायर का गुणनखंड है तो a का भी होगा, उस संख्या का भी होगा। जैसे 6 मैंने बताया था 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, तो 6² के क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे। अगर 6² का कोई एक गुणनखंड है तो वो 6 का भी होगा, तो a² का गुणनखंड अगर 7 है तो a का भी होगा, 7a का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तब माना, क्या माना, a बराबर 7m मान लिया। अगर 7a का एक गुणनखंड है, एक ही तो गुणनखंड है, जैसे 2 6 का एक गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड ही तो है, 2 के साथ कुछ और भी तो होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों ध्यान से, 2 6 का एक गुणनखंड है क्या नहीं, तो केवल 2 ही थोड़े ना है, 2 के साथ कुछ और भी तो होगा, 3 भी है। ऐसे यहाँ पर 7a का एक गुणनखंड है, तो 7 ही थोड़े ना हो, कुछ और भी तो होगा, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने m मान लिया। m का मतलब मल्टीपल होता है इंग्लिश में, इसलिए m माना है। समझ गए आप, 7a का गुणनखंड है तो हमने a को 7m मान लिया। समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो, दोनों तरफ वर्ग क्या होगा, इधर a² हो जाएगा, उधर 49 हो जाएगा और m² हो जाएगा। वर्ग कर दिया, a का स्क्वायर a, 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m। ये इक्वेशन में मान ले रहा हूँ पहली। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन मान ले रहा हूँ दूसरी। समीकरण 1 से a² का मान रखने पर क्या था a² का मान, a² बराबर था, a² का नहीं b, हाँ a² का मान क्या था 7b²।
ए स्क्वायर की अलग रख दो 7 बी स्क्वायर, ये क्या 49 से 7 बार कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7 एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कह सकते हो इस समीकरण से, समीकरण 3 से आप क्या कह सकते हो? अगर ए इसका गुणनखंड है ये नहीं, यहाँ से क्या कहा जा सकता है? अगर 7 एक गुणनखंड है बी स्क्वायर का, होगा कि नहीं होगा? 7 गुणा समथिंग लिख रहा है तो 7 गुणनखंड है बी स्क्वायर का, तब बी का भी होगा, बी स्क्वायर का है तो बी का भी, यही चीज़ लिखनी है हमें। यहाँ 7 बी स्क्वायर का एक गुणनखंड, अगर बी स्क्वायर का है तो बी का भी तो होगा, तब 7 बी का भी एक गुणनखंड होगा। बस यही हमारा, यही हमने इसका खेल ख़त्म कर दिया। जैसे मैंने उससे कहा था ना, चल मान लिया तेरे पास 1 लाख रुपए हैं, चल तू एक काम करके दिखा, तू ज़्यादा कुछ नहीं, एक साइकिल ही खरीद के दिखा दे, ठीक है? उसमें 5,000 की साइकिल तो खरीदी नहीं जा रही, कह रहा है मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? यहाँ पर भी हमने वही काम किया, तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा था 7 ए का भी एक गुणनखंड है, यहाँ के रख रहा हूँ 7 बी का भी एक गुणनखंड है। मैंने क्या माना था, ए और बी कैसे हैं? अब सहभाज्य पूर्णांक माने थे। सहभाज्य मतलब दोनों किसी एक संख्या से भाग नहीं हो सकते, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए 7 से भाग हो रहा है, गुणनखंड है मतलब भाग होगा। 7 ए का भी गुणनखंड है, 7 बी का भी गुणनखंड है, मतलब दोनों संख्याएं 7 से भाग हो रही हैं। तो हमारी कल्पना एक्चुअली गलत थी। कल्पना क्या थी कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः विरोधाभास की स्थिति में लिखना चाहो लिख दो, तो ये लिख दो अतः, पहले लिख दो चूंकि 7 ए और बी दोनों का गुणनखंड है, तब ए और बी सहअभाज्य, ए और बी सहअभाज्य नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अतः हमारी कल्पना, किसकी कल्पना? हमारी कल्पना गलत थी। अब किसी लड़के के साथ, किसी लड़की का नाम कल्पना हो, उसके सामने मत कह देना हमारी कल्पना गलत थी, मारेगी आपको बहुत ज़्यादा। हमारी कल्पना गलत थी, तब हम कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। समझ गए आप लोग? पूरा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आपको इस बार? देखो मैंने बहुत आसानी से समझाया आपको, बहुत आसानी समझाने की कोशिश की। पहले मैंने कंसेप्ट सिखाया आपको, 2 कंसेप्ट सिखाए। एक कंसेप्ट सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, दूसरा कंसेप्ट क्या सिखाया कि अगर किसी संख्या का कोई गुणनखंड है तो उसके वर्ग के भी वो गुणनखंड होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। तो एक तो ये वाली चीज़ यहाँ लगी, 7 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो ए का भी होगा। और एक सहअभाज्य वाला समझाया मैंने, यहाँ पर हमने लिखा इसी वजह से 7 ए और बी दोनों का गुणनखंड है, तब सहअभाज्य नहीं हो सकते, जबकि माने हमने सहअभाज्य थे। तो हमारी कल्पना गलत हो गई कि नहीं? ठीक है। अच्छा, आपके घर में कोई कल्पना हो तब ये मत लिखना हमारी कल्पना गलत थी, तब लिखना आपकी कल्पना गलत थी। ठीक है, तो फिर आपको तो समझ आ गया, आपको ये रिवाइज कर लेने एक बार बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फिर।